अंतरिक्ष अनंत है। हम चारों ओर ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं के एक अंतहीन समुद्र से घिरे हुए हैं, जो हर दिशा में इतनी दूर तक फैला है कि मानव मन के लिए उसकी कल्पना करना भी असंभव है। कम से कम हमें यही बताया जाता है, लेकिन जब हम अपनी आंखों से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमें रोशनी की कोई अंतहीन चमक दिखाई नहीं देती। इसके बजाय जब हम तारों के पार उस गहरे अनंत में देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, बस एक काली शून्यता। वह कालिमा एक किनारे को दर्शाती है। यह ब्रह्मांड का किनारा नहीं है, बल्कि हमारी उसे देखने की क्षमता का अंत है। जहां हम अभी हैं, वहां से लेकर देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के किनारे तक की दूरी लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है, और यह हर दिशा में फैलती है, जिससे लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा एक परिपूर्ण गोला बनता है जिसे हम देख सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश उतने समय में तय कर सकता है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। सारी रोशनी अंतरिक्ष में एक स्थिर गति से चलती है और कोई भी चीज अंतरिक्ष में प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। ये ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। इसीलिए हम दूरी को प्रकाश की गति से तय होने वाले समय के अनुसार मापते हैं, और हमारे गोले के लिए यह 93 अरब वर्ष होगा। उस गोले के भीतर वह सब कुछ है जिसे हमने कभी जाना है या जानेंगे, और यहाँ उसके ठीक बीच में आप हैं, मैं हूँ और हर इंसान है। हम पर्यवेक्षक हैं, और यही हमें हमारे अपने ब्रह्मांड का केंद्र बनाता है। अब यहाँ से चीजें अजीब होने लगती हैं, क्योंकि जो किनारा हमारे ब्रह्मांडीय बुलबुले को बाकी अनंत ब्रह्मांड से अलग करता है वह बिल्कुल काला नहीं है, बल्कि वास्तव में वह प्रकाश की एक दीवार है। लेकिन यह वह प्रकाश नहीं है जैसा हम जानते हैं। यह प्राचीन प्रकाश है, वह पहला प्रकाश जो हर चीज की शुरुआत में गर्म घने सूप से निकला था। अधिकांश लोग इस सृजन घटना को बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और वास्तव में यह शब्दों का बहुत ही खराब चुनाव है, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विस्फोट से हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था, और हम थोड़ी देर में इस पर आएंगे। लेकिन फिलहाल कम से कम यह मायने नहीं रखता कि ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश कहाँ से आया, जब तक हमें यह पता है कि वह वहाँ है, हमारे छोटे से बुलबुले की सीमाओं पर अनंतता के सागर में तैरता हुआ। अब जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें काला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि हमारी आंखें उस प्रकाश को देखने में सक्षम नहीं हैं, जो एक निश्चित बिंदु से आगे तक पुराना हो चुका है। हमें प्रकाश की कल्पना तरंगों की एक श्रृंखला के रूप में करनी होगी, जैसे कि तालाब की सतह पर लहरें। जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह टकराने के स्थान के चारों ओर तंग और स्पष्ट तरंगों की एक अंगूठी बनाता है। लेकिन जैसे जैसे पानी पत्थर से दूर जाता है, वे तरंगें चौड़े छल्लों में फैल जाती हैं जिनकी ऊंचाई कम होती है। यह चौड़े छल्लों में बदल जाती है जिनकी चोटियां छोटी होती हैं, जब तक कि एक निश्चित दूरी पर लहर आंखों से दिखाई देना बंद नहीं हो जाती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्थर का प्रभाव आखिरी लहर पर ही खत्म हो जाता है। यह पानी में आगे भी जारी रहता है, और आप आसानी से इसके प्रभाव को तालाब के किनारे तक माप सकते हैं। आपको बस इतना करना होगा कि आपके पास ऐसा यंत्र हो जो उन छोटी छोटी बची हुई कंपन को महसूस कर सके। इसी कारण हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे यंत्र बनाते हैं, क्योंकि यह उस तरह से प्रकाश देख सकता है जैसा मानव आंख नहीं देख सकती। जब प्रकाश की वे तरंगें एक निश्चित बिंदु से आगे फैल जाती हैं, तो वे हमारे दृश्य स्पेक्ट्रम से बाहर निकलकर एक श्रेणी में चली जाती हैं, जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है। आपने शायद इसके बारे में पहले सुना होगा। नाइट विजन गॉगल्स इंफ्रारेड प्रकाश को पकड़ सकते हैं, लेकिन केवल इतना कि वे अपेक्षाकृत कम दूरी पर अंधेरे में देख सकें। आप नाइट विजन से अंतरिक्ष में नहीं देख सकते और बिग बैंग से आई रोशनी को नहीं देख सकते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कहीं गहराई तक देख सकता है, जिसका मतलब है कि जेम्स वेब की नजरों से अंतरिक्ष की कालिमा उतनी काली नहीं है। यह हमारे बुलबुले, हमारे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड के भीतर गहराई तक देख सकता है, और वह लगभग हर चीज को देख सकता है जो कभी उस बुलबुले के अंदर मौजूद रही है। लेकिन जेम्स वेब फिर भी किनारे को नहीं देख सकता। आखिरकार अब तक की सबसे दूर की आकाशगंगा की तस्वीर के भी पार काली शून्यता बनी रहती है। तो फिर हमें कैसे पता है कि किनारे पर रोशनी है, अगर जेम्स वेब भी उसे नहीं देख सकता? खैर, हमें और गहराई में उतरना होगा।
रोशनी के और भीतर, इतनी दूर तक कि हमारी आंखें भी उसे देख नहीं सकती, और रोशनी कुछ ऐसा बन जाती है जिसे कल्पना करना भी लगभग असंभव है। माइक्रोवेव्स। हम चारों ओर से माइक्रोवेव्स से घिरे हुए हैं और वे हर दिशा से हमारे पास आती हैं। नहीं, वह वाला माइक्रोवेव नहीं, ब्रह्मांड की सबसे गहराई से इतनी विशाल दूरी तय कर पाने वाली एकमात्र चीज है यह बेहद हल्की, पूरी तरह अदृश्य माइक्रोवेव रोशनी। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे माप सकते हैं, और उस माप के भीतर छुपा है यह बिग बैंग के बाद पहली बार निकली रोशनी। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं, और यही है जो हमें अपने दृष्टिगोचर ब्रह्मांड की सीमा पर मिलता है। यही है वह बुलबुला। हम CMB को जिस तरह से देखते हैं वह है एक हीट मैप बनाकर, तो असल में ये नीला और पीला नहीं है। ये बस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में छोटे छोटे बदलावों को दिखाने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड एक समान नहीं है। ये कभी था ही नहीं, जो कि समझ में आता है क्योंकि आकाश गंगाएं भी अंतरिक्ष में समान रूप से बंटी नहीं हैं। वे उच्च घनत्व के समूहों में एक साथ फंसी हुई हैं, जिन्हें कम घनत्व वाले क्षेत्रों ने घेर रखा है, ठीक वैसे ही जैसे CMB में है। हम उस पर फिर लौटेंगे, लेकिन जो वास्तव में बुनियादी खोज है जिसे हम CA की तरंग दैर्ध्य को मापकर निकाल सकते हैं, CMB की तरंग दैर्ध्य को मापने से जो वास्तव में मौलिक खोज हमें मिलती है वह यह है कि यह हमें ब्रह्मांड की वास्तविक आयु बताती है, या कम से कम उस ब्रह्मांड में मौजूद पहली रोशनी की आयु बताती है। और यहीं से चीजें वास्तव में उलझने लगती हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे बुलबुले के किनारे पर माइक्रोवेव प्रकाश की आयु 13.8 अरब वर्ष है, लेकिन हमें यह भी पता है कि उस किनारे तक की दूरी 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है। तो आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ किस ओर इशारा कर रहे हैं। अगर प्रकाश की गति स्थिर है और कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, तो फिर 13 अरब साल पुरानी रोशनी 45 अरब प्रकाश वर्ष दूर कैसे पहुंच गई? खैर, हमें 20वीं सदी की शुरुआत में और महान अल्बर्ट आइंस्टीन के पास वापस जाना होगा। देखिए, आइंस्टीन एक सिद्धांत विकसित कर रहे थे जिसे सामान्य सापेक्षता कहा जाता है, जो मूल रूप से यह तय करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यह स्थान और समय के बीच के संबंध, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और प्रकाश की गति का वर्णन करता है। लेकिन इसमें एक बड़ी गलती थी। आइंस्टीन ब्रह्मांड के आकार और रूप के बारे में गलत थे, और यह सिर्फ उन्हीं की बात नहीं थी। उस समय के अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड एक स्थिर और एक समान संरचना है, बस सितारों का एक अचल समुद्र जो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। समस्या यह थी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में आइंस्टीन ने जो कुछ भी पहले ही कहा था वह स्थिर ब्रह्मांड को असंभव बना देता, क्योंकि आकर्षण की शक्ति अंततः सब कुछ एक साथ खींच लेती। उन्हें यह पसंद नहीं आया, इसलिए आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में एक नया चर जोड़ा जिसे उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नाम दिया, और यह एक प्रतिकर्षण बल की तरह व्यवहार करता था, एक तरह की प्रतिगुरुत्वाकर्षण शक्ति जो तारों के बीच की खाली जगह में मौजूद थी। और इस स्थिरांक का उद्देश्य आकर्षण की शक्ति को संतुलित करना और ब्रह्मांड की स्थिर प्रकृति को बनाए रखना था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टीन स्थिर ब्रह्मांड के बारे में गलत थे, लेकिन वे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में सही थे, बस उन्हें अभी तक इसका पता नहीं था। अगर हम 1920 के दशक के मध्य में जाएं, तो हम इस व्यक्ति से मिलते हैं, एडविन हबल। हबल पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने आकाश गंगाओं के अस्तित्व को सिद्ध किया। अब तक मुख्य धारा के विज्ञान का यह मानना था कि आकाश में दिखाई देने वाली हर रोशनी एक तारा है, लेकिन वे आकाश में बहुत सारी बड़ी, चमकीली, धुंधली चीजें भी देख रहे थे जो छोटी छोटी बादलों जैसी लगती थीं, और यह मान लिया गया था कि ये तारे के बीच विशाल धूल के गुच्छे हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता था। आकाश में सबसे बड़ी और सबसे चमकीली नेबुला का नाम एंड्रोमेडा रखा गया था, और एडविन हबल ने यह विचार किया कि वह यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह बादल वास्तव में पृथ्वी से कितनी दूर है। वह आकाश में एक बहुत ही अनोखे प्रकार के तारे को देख पाने में सक्षम हुए। नेबुला, इसे सेफीड परिवर्ती तारा कहा जाता है, और ये खास होते हैं क्योंकि ये आमतौर पर एक नियमित दोहराए जाने वाले पैटर्न में तेज से मंद होते रहते हैं। तो उस स्पंदन की गति को मापकर खगोलविद तारे की वास्तविक चमक का पता लगा सकते थे। मूल रूप से जितना धीमा स्पंदन तारा उतना ही अधिक चमकीला होता है। तो हबल ने जब इस तारे की धड़कन मापी
तो वह जान गया कि यह तारा अंतरिक्ष में कहीं भी हो, बेहद चमकीला होना चाहिए। लेकिन उसकी दूरबीन से देखने पर वह तारा बेहद मंद दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब है कि वह बेहद दूर होना चाहिए। तो उसका निष्कर्ष यह था कि एंड्रोमेडा सिर्फ धूल का एक साधारण बादल नहीं हो सकता, वह तारों की एक विशाल प्रणाली थी, और वह इतनी दूर थी कि वह हमारी अपनी तारों की प्रणाली से पूरी तरह अलग होनी चाहिए थी। यही हमारे पास आकाशगंगाओं के अस्तित्व का पहला प्रमाण था। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक समान प्रकाश का सागर नहीं है, यह विशाल तारों के समूहों से बना है जो सभी बेहद दूर हैं। हबल की अगली बड़ी खोज यह थी कि न केवल आकाशगंगाएं मौजूद हैं, बल्कि वे अंतरिक्ष में चल भी रही हैं और वे हमसे दूर जा रही हैं। हबल का एक सहयोगी था वेस्टो स्लाइफर, और वह इस समय तक वर्षों से नीहारिकाओं का अध्ययन कर रहा था, और उसने जो देखा वह यह था कि इन लगभग सभी आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ रहा था। हमने पहले बात की थी कि जब प्रकाश की तरंग लंबी होती जाती है तो वह और गहरे इंफ्रारेड में चली जाती है, हमारे दृश्य स्पेक्ट्रम से दूर होती जाती है। यहाँ बताया गया है कि इससे हमें कैसे पता चलता है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अब अगर आपने कभी सड़क पर एम्बुलेंस को अपने पास से गुजरते हुए देखा है, तो आपने शायद यह नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे वह चलती है उसके सायरन की आवाज बदलती है। जब वाहन आपकी ओर आ रहा होता है तो सायरन की पिच ऊंची होती है, और जब वह आपसे दूर जा रहा होता है तो सायरन की पिच नीची हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास आती ध्वनि तरंगें संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि सायरन की हर बीप भौतिक रूप से और करीब आ जाती है, इससे पिच बढ़ जाती है। फिर दूसरी ओर हर बीप के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे तरंगें फैल जाती हैं और सायरन की पिच नीची हो जाती है। अब यही प्रभाव जब प्रकाश तरंगों पर लागू किया जाता है तो ये हमें बताता है कि जितनी लंबी प्रकाश तरंगें हों या जितना गहरा इंफ्रारेड हो, वह आकाशगंगा उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इस विधि का उपयोग करते हुए हबल ने कुछ बहुत अजीब पाया। हर मामले में जितनी दूर कोई आकाशगंगा है, वह उतनी ही तेजी से गति कर रही है। यह खोज हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में हमें दो बुनियादी संकेत देती है। अंतरिक्ष फैल रहा है और फैलाव की गति समय के साथ बढ़ रही है। अगर हम आइंस्टीन की ओर लौटें तो उनकी स्थिर ब्रह्मांड की थ्योरी गलत साबित हो गई है। हम जानते हैं कि विस्तार वास्तविक है, लेकिन हमें अभी भी जरूरत है